हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, द क्रेडिट स्वीज लाइफलाइन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब देखिए, जब आप अपने मेंस में क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, तो मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस आते हैं। अभी हमने बहुत रिसेंटली हेल्थ सेक्टर में देखा था पैंडेमिक, उसके बाद हम इकोनॉमी सेक्टर में देख रहे हैं, पहले सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस देखा, और साथ ही में अब हम ये जो क्रेडिट स्वीज क्राइसिस देख रहे हैं। तो इसके जो कंटेजियन इफेक्ट्स हो सकते हैं बाकी इकोनॉमीज में, जो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स हो सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जो आप लिख सकते हैं। साथ ही में अगर हम और देखें तो कल्चरल इम्पैक्ट जो होता है, जो यूजुअली जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं जैसे इंडिया, उसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही रहता है कि ओवर वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, राइट। हम अपने ट्रेडिशन को ना भूल जाएं, कल्चर को ना भूल जाएं। तो ये बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल आप पॉइंट्स लिख सकते हैं उस आंसर में। लेकिन ऑफ कोर्स देखिए, ये एक फुल फ्लेज्ड खुद में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, जो हमने कल डिस्कस किया है, आई वुड लिंक यस्टरडेज वीडियो इन दी आई बटन। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है क्या होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, आरबीआई उसे किन दो प्रोसेसेस के माध्यम से चूज करता है, क्या एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उन्हें रखनी होती हैं, राइट। तो मैंने कल की वीडियो में आपको यही समझाया है कि कैसे इतने सारे बैंकिंग कोलैप्सेस के बावजूद, जो भी इतने सारे फियर्स हैं, जो 2008 का भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, पर क्यों इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इतना रेजिलिएंट है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हमने कल समझी थी, पर आई वुड ट्राई एंड इवोक इट टुडे ऑल्सो, ताकि यहाँ पे एक होलिस्टिक मैनर में ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। ओके, तो वो एक फुल फ्लेज्ड आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा क्या है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में और इंडियन इकोनॉमी में जो हम बार बार रेजिलिएंट होके इमर्ज होते हैं इन तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से। ओके, तो साथ ही में आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग। तो देखिए अभी हुआ क्या है, जो स्विस सेंट्रल बैंक है, स्विस सेंट्रल बैंक ने $54 बिलियन की लाइफलाइन दी है क्रेडिट स्वीस को अर्ली थर्सडे। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो क्रेडिट स्वीस है उसके शेयर्स में काफी ज्यादा डिप हम देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द सेंट्रल बैंक एड इन इट्स स्टेटमेंट अर्ली थर्सडे, क्रेडिट स्वीस ने कहा है कि हम अपने एक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं स्विस नेशनल बैंक से। तो हम बोरो कर रहे हैं स्विस नेशनल बैंक से $54 बिलियन टू हेल्प सेव अस, टू हेल्प सेव आवर ओन स्किन, क्योंकि हमारे जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस गिर रहे हैं बहुत तेजी से। ओके, शेयर स्लाइड। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, ये सब कुछ, इनके प्राइसेस, इनका फ्लिप, इनका एक्सेलरेशन, सब कुछ मार्केट डिटरमाइंड होता है बहुत हद तक। फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया कि वी आर गोइंग टू गो एंड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो फिर मार्केट का कॉन्फिडेंस उसमें बूस्ट हो जाता है, उनके शेयर्स स्टार्ट गोइंग अप, उनके प्राइस, राइट। तो मार्केट से जो कॉन्फिडेंस आता है वो शेयर्स के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। आप ये समझते हैं, राइट। ये अडानी जो कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई है उसमें भी हमने यही देखा कि कैसे उन्होंने अपने शेयर्स में, स्टॉक्स में दे सॉ डिप बिकॉज मार्केट का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट के कॉन्फिडेंस को ड्विंडल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी, इसमें भी यही हुआ है। शेयर का स्लाइड क्यों हुआ? अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सऊदी नेशनल बैंक ने कहा कि देखिए, हम हमारे कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं, कुछ रेगुलेटरी रेड लाइंस हैं। हम 10% से ज्यादा स्टेक आपके पर्टिकुलर बैंक में नहीं ले सकते। क्रेडिट स्वीज में हम 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं ले सकते। तो यहाँ से मार्केट को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज मिला कि मे बी इट्स बिकॉज सऊदी नेशनल बैंक को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। अब देखिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देख लिया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्वीज है क्या, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो क्रेडिट स्वीज है ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है और एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। ओके, इट्स बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो स्विट्जरलैंड के अगर हम हेडक्वार्टर्स देखें तो ज्यूरिक में है।
ओके तो आपको अगर आपके प्रीलिम्स में सिटीज इन न्यूज आता है राइट, तो ज्यूरिक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो साथ ही में ये क्या है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही इसकी प्रेजेंस है, आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रेजेंस फैली हुई है। देयर आर लॉट ऑफ मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ मेनी मेनी ऑफिसेज, इंडिया में भी है ओके इसकी प्रेजेंस। तो और साथ ही में जैसे कि मैं आपको कल बता रही थी, जो आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे आरबीआई डोमेस्टिकली जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होती हैं उन्हें डिक्लेयर करती है, जैसे करंटली क्या है, करंटली एसबीआई है और HDFC है, ICICI है, दीज आर टू बिग टू फेल बैंक्स। ये फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये फेल हुए तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी इकोनॉमी डूम हो जाएगी। तो इनको सरकार बचाने आ जाती है हमेशा, तो इनको पर सरकार तो बचाएगी ही, पर आपको भी कुछ कुछ अपने मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल रखनी पड़ेगी ओवर एंड अबव द कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो आप रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैंने आपको बताया था, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगेन आई रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वैसे ही ग्लोबली भी कुछ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, जो कौन रिलीज करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिलीज करती है। अभी कितने हैं, 30 इस तरह के बैंक्स हैं, और उन 30 ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी कि टू बिग टू फेल बैंक्स में से क्रेडिट स्विस भी आता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो और साथ ही में क्योंकि मैं आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बता रही हूँ, ऑल्दो कल डिस्कस किया था पर इतना इंपॉर्टेंट है, आई शुड रिपीट इट अगेन, ताकि आपके दिमाग में एक तरह से ये चीज रह जाए कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, क्योंकि हम G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहे हैं ना, तो G20 के ही इनिशिएटिव पे बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड लाया गया था 2009 में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2009 में एक आई थिंक लंदन में समिट हुआ था G20 का, उसके बाद दे प्रपोज्ड इट कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो इस तरह की चीजें ना राइज हो, तो हमें ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि वो कुछ उनको बचाया जाए, क्योंकि बहुत हद तक कस्टमर बेस और उनका कंटेजियन इफेक्ट बहुत हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से एक ये भी बैंक है। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, शेयर्ड सर्विसेज। और आप जानते हैं कि जो स्विस बैंक्स है ना, वो यूजुअली अपनी कि बहुत कॉन्फिडेंशियल इनकी सर्विसेज रहती हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की कंट्रोवर्सीज में भी स्विस बैंक्स रहते हैं। तो क्योंकि दे आर एक्चुअली नोन फॉर द स्ट्रिक्ट बैंक क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड बैंकिंग सीक्रेसी, ये कुछ बताएंगे नहीं कि आपका अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है, कौन है, इस तरह की चीजें। तो इसीलिए बहुत सारे केसेस जब आते हैं कि भारतीय कितने सारे लोगों के बाहर स्विस बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां के बैंक्स में क्या है, दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर्स। वो बताएंगे ही नहीं कि आपके अकाउंट यहाँ पे है, किसके नाम पे है, क्या नहीं, कितना अमाउंट पड़ा है। सो दैट वे, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज सुनते हैं, तो यू कैन रिलेट दैट वे। ओके और साथ ही में अगर यू नेवर नो, प्रीलिम्स कहीं बहुत ही डिटेल में चला जाए, और जो क्रेडिट फीस है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसकी इतनी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन क्रेडिट फीस की काफी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ये इसको बेसिकली जब एस्टैब्लिश किया गया था 1856 में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाउंडेड इन 1856। ठीक है, तो 1856 में इसे क्यों बेसिकली फाउंड किया गया था, ताकि हम इसे यूज कर सकें टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड रेल सिस्टम। ठीक है, तो रेल सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसे लाया गया था। ठीक है, तो यही जो यूरोपियन रेल सिस्टम है या इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसमें काफी ज्यादा इनकी तरफ से लोन आए हैं, इसी वजह फंडिंग आई है, इसी वजह से वो सब कुछ डेवलप हो पाया। फिर धीरे 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 जैसे मिडिल क्लास थोड़ी एफ्लुएंट होने लगी, मिडिल क्लास भी की एलिवेशन हुई इकोनॉमिकली, तो वो भी सक्षम हो गए बैंकिंग लोन लेके कुछ अपने एंटरप्राइजेस सेट करने में, अपना बिजनेसेस सेट करने में। तो फिर रिटेल बैंकिंग में भी 1900 में आते आते एंटर इन्होंने किया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सऊदी नेशनल बैंक ने बोला कि हम 9.9% स्टेक को नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं बेसिकली इस लिमिट को नहीं ब्रीच कर सकते, क्योंकि हमारे कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि क्रेडिट स्विस लास्ट ईयर एज अ पार्ट ऑफ द स्विस लेंडर्स, अब देखिए ये जो स्विस लेंडर है क्रेडिट स्विस, इसमें इन्होंने बेसिकली $4.2 बिलियन का कैपिटल रेज एक
बेसिकली इनिशिएटिव चलाया था, क्योंकि इनको अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपने स्ट्रेटेजिक लेवल पे अपना ओवरहॉल करना था। स्ट्रेटेजिक लेवल पे खुद को कुछ रिफॉर्म्स लाने थे, कुछ चेंजेस लाने थे, क्योंकि एक्चुअली अच्छी बैंकिंग परफॉर्मेंस इनकी दिख नहीं रही थी पिछले कुछ सालों से, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्क एंड कंप्लायंस फेलियर्स। तो इनको खुद को इम्प्रूव करना था और उसके लिए पैसे चाहिए थे। और पैसे कैसे आएंगे? जब आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी में, अपनी पर्टिकुलर बैंक में इक्विटीज बांट दें, है ना। जब आप किसी से पैसा लेंगे तो वो कहेंगे आप पैसे के बदले में मुझे अपने पर्टिकुलर बैंक में शेयर होल्डिंग दीजिए। तो वही सऊदी नेशनल बैंक ने भी यहाँ पे लेने की कोशिश की थी, और लास्ट ईयर $4.2 बिलियन का यहाँ पे कैपिटल रेज इनिशिएटिव चलाया गया था। ठीक है, तो उसमें सऊदी नेशनल बैंक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सऊदी नेशनल बैंक है वो अभी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है इस पर्टिकुलर बैंक में। फिर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है, इस तरह के बड़े बड़े बैंक्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब मना कर दिया कि इससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे, इससे ज्यादा आपको बेसिकली फंड नहीं कर पाएंगे, तो एक गलत मैसेज गया। ठीक है, नेगेटिव मैसेज। ऑन वेंसडे शेयर्स ऑफ क्रेडिट स्वीज प्लंज टू अ फ्रेश ऑल टाइम लो फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव डे आफ्टर द टॉप इन्वेस्टर द सऊदी नेशनल बैंक सेड इट वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड मोर कैश ड्यू टू आर रेगुलेटरी रेड लाइन्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। सपोर्ट प्लेज, अब देखिए यही चीज जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना इंडियन बैंकिंग सिस्टम की रेजिलियंस का, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मोर और लेस इंडिया ने सस्टेन कर ही लिया था। क्यों कर लेते हैं हम बार बार सस्टेन? सबसे बड़ा फैक्टर है वो पॉपुलेशन है हमारा। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जो अगर सब कहते हैं पॉपुलेशन एक बेन है, जॉब्स नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से है, ऑल ऑफ दैट, तो जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या पैंडेमिक के बाद इतनी अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी होती है, वो भी पॉपुलेशन की वजह से ही होती है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड, उतना ज्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग, और कंजम्पशन ड्रिवन ही हमारी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन भी नहीं है, एक्सपोर्ट्स ड्रिवन भी नहीं है, हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है। सो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कंजम्पशन और उतना ज्यादा इकोनॉमिक रिवाइवल। और हमेशा हर बार हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाना, वही 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पे भी हुआ था। लेकिन मोर और लेस जो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई के समय में, उस समय क्या हुआ था कि उनके भी काफी हुआ था, एटीएम्स के बाहर काफी लाइन लग गई थी उस समय कि हमें इट वुड डूम, इट वुड कोलैप्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर उसी समय जो फिनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि इट वुड नॉट हैपन, किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके पास एडिक्वेट कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने डिपॉजिट रखे हैं दे आर सेफ। वैसे ही फिर आरबीआई ऑल्सो स्टेप्ड इन, आरबीआई ने भी उस समय स्टेटमेंट रिलीज की कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मिस्टर डिपॉजिटर्स, आपका जो डिपॉजिट्स है वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जो आईसीआईसीआई बैंक है, उन्होंने काफी सारा अपना जो फंड है वो हमारे पास पार्क किया हुआ है, हम वो रिलीज कर देंगे ताकि आपके डिपॉजिट्स आपको डिस्पर्स किए जा सके, डू नॉट वरी। और इससे क्या हुआ था, उनके शेयर्स बहुत ऊंचे रैंक किए थे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत बड़ा फैक्टर है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, जो बार बार हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे रेगुलेटर्स भी करने की कोशिश करते हैं अगर कुछ भी ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ भी लागू होती है। ऑफ कोर्स जो स्विस रेगुलेटर्स हैं, तो दे ऑल्सो डिड समथिंग। ओके, तो उन्होंने भी यहाँ पे बोला कि जो क्रेडिट स्विस है वो करंटली मीट करता है कैपिटल और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो रखनी पड़ती है इन तरह के सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को, उन्होंने रखी हुई है। आप जानते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ एडिशनल कैपिटल रखनी होती है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। And in a joint statement late Wednesday, the Swiss financial regulator FINMA and the country's central bank tried to ease investor fears around Credit Suisse, saying it meets the capital and liquidity requirements, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो लाइफलाइन इज एक्सट्रीम। और साथ ही में फिर जब अब वही ना, टू बिग टू फेल, जब जो सेंट्रल बैंक है उसने जब लाइफलाइन दे दी, तो इसका मतलब है कोई उसको डूम नहीं होने देगा। कॉन्फिडेंस आ गया हमें, कोई ना कोई तो आके जरूर बचा लेगा। तो ये जो लाइफलाइन आई है वो उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। अब देखिए, लेकिन एक और बात, दिस इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्रेडिट स्विस पहला इस तरह का मेजर ग्लोबल बैंक बन गया है जिसको ऐसी इस तरह की क्रेडिट लाइन दी गई है सिंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, इवन दो पैंडेमिक आया, इतना कुछ आया, तब भी इस तरह का इतना बड़ा क्रेडिट लाइन नहीं दिया गया है किसी भी मेजर ग्लोबल बैंक को। ओके, ट्रबल्ड हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इनको काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज में, स्कैंडल्स में, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में हमने देखा है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो इनका क्लॉज है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ट्रबल क्रिएट करता है। तो अगर एक और क्राइसिस हो जाएगा यहाँ पे, जो अभी हम देख रहे हैं, जिसके सीड्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी तक का या सॉल्वेंसी तक का जो पाथ है वो और मुश्किल और बड़ा बन जाएगा, सफर लंबा बन जाएगा। विद द क्राइसिस ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट द यूएस, अब देखिए एक और चीज, क्योंकि आपके याद होगा 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि यूएस फेडरल रिजर्व जो भी कर रहा है, जो भी स्टेप्स लेता है, उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इस बार तो ये क्वेश्चन इस तरह का और प्रोबेबल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाइक किए हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। तो ऑब्वियसली उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारी जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो भी इट इज फॉलोइंग द ट्रेंड, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको, इसीलिए हम यूएस फेडरल रिजर्व को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यूएस फेडरल रिजर्व हम इन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दे वुड फर्दर स्टेप अप इंटरेस्ट रेट, है ना, तो ताकि इन्फ्लेशन को कर्ब कर सके, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। अभी दे वुड पॉज, अब और रेट नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि शायद हम रेट्स में कट भी देख सकते हैं। रेट्स में कट क्यों देखेंगे? ताकि अगर इस तरह के जो बैंक्स हैं, यूएस में भी बहुत सारे बैंक्स अभी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, है ना, तो इन तरह के जो बैंक्स हैं वो इजीली लोन ले सकें कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो खुद को बचा लें, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्सो द क्रेडिट स्वीज had triggered concerns about the health of Europe's banking sector and a contagion effect, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आती है इंडिया की बात। द स्विस बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए क्या है ना, कि जो ये बैंक है क्रेडिट स्विस, है ना, तो ये इनके जो एसेट्स हैं इंडिया में, वो ₹20,000 के करीब हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है, कितने इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सिलिकॉन वैली बैंक से तो कहीं गुना ज्यादा हमारे लिए रेलेवेंट है, बट स्टिल एसेट्स इतने ज्यादा नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं आपको खुद पता चल जाएगा। The firm said in a note that given the relevance of Credit Suisse to India's banking sector, there would be some adjustments in the assessment of counterparty risks. अब देखिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका भारत में केवल एक सिंगल ब्रांच है क्रेडिट स्विस का। और अगर हम देखें कि जितने भी आप जानते हैं बहुत सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो उनमें से सिर्फ 1.5% शेयर इनका है। तो आप समझ सकते हैं वॉलिटिलिटी इतना नहीं है, रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, और बल्कि जो इनके एसेट्स हैं, शेयर ऑफ बैंकिंग एसेट्स इज ओनली 0.1%, ठीक है। तो जितने भी लोन्स भारत में लोगों को दिए गए हैं उसका केवल 0.1% शेयर इन्होंने दिया है, तो विच इज नथिंग, इट्स नेग्लिजिबल। वो तो है बहुत बड़ा अमाउंट है, बट स्टिल, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि थोड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि इनका जो जितने भी लोन्स दिए हुए हैं उसका जो 70% है वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, 2 महीने की जिनकी मैच्योरिटी है। तो ये थोड़ा मतलब यहाँ पे रिस्क आ जाता है जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे एक शब्द लिखा है काउंटर पार्टी रिस्क, है ना। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होता है? काउंटर पार्टी रिस्क असेसमेंट के बेसिकली जो क्रेडिट स्विस है वो इंडिया के और भी बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज इनके साथ डील कर रहा होगा, है ना। तो बेसिकली काउंटर पार्टी रिस्क में आप असेसमेंट में आप क्या करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कितनों के साथ इन्होंने कैसे डील किया हुआ है। अब क्योंकि इसका कोलैप्स होने के चांसेस हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट होंगे, किस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ठीक है। तो अगर ये डिफॉल्ट कर जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे तो क्या होगा, इस तरह का काउंटर पार्टी असेसमेंट हमें करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो रेलेवेंट तो क्योंकि है डेफिनेटली, बिकॉज इट हैज अ साइजेबल प्रेजेंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट में, इनका काफी बड़ा प्रेजेंस है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो और साथ ही में अभी क्या है कि अब कोई भी सारे इंडियन बैंक्स ने ये कह दिया है कि अब हम कोई भी नया एक्सपोजर, कोई भी नया लोन ना ही देंगे क्रेडिट यूज को, ना ही उनसे लेंगे। तो रिस्क और भी यहाँ पे कट गया, बिकॉज एवरीबडी हैज टाइटनड अप देयर रिस्क प्रोफाइल। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में अगर आपसे कोई ये पूछते कि क्या इस तरह के बैंकिंग क्राइसिस के स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं और भी सेक्टर्स में, तो देखिए वैसे तो ऐसे कुछ खास स्पिल ओवर इफेक्ट्स हमें नहीं दिखते अगर हम इंडिया के केस में बात करें। लेकिन स्टिल क्या है कि जो हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर,
उसमें हम कुछ इम्पैक्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे? क्योंकि जो यूएस और यूरोप है ना, और यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हो रहा है, यूरोप में ये हम क्राइसिस देख रहे हैं, तो ये हमारी बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं या डेस्टिनेशंस हैं हमारी आईटी कंपनीज के लिए। ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने आईटी सर्विसेज को, वो इन्हीं मार्केट्स में तो करते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। और जो हमारे आईटी मेजर्स हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इन्फोसिस है ना, तो ये इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू जो आता है ना, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, BFSI जिन्हें आप कहते हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिटेल में से डिस्कस किया है। ओके, तो इट्स अराउंड आई थिंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 40% जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर है वो इसी सेक्टर से आता है। तो अब क्योंकि बैंकिंग की क्राइसिस में है वहां पे, है ना, तो क्या एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वही क्राइसिस में हमें दिख रही है, बैंकिंग की क्राइसिस में वहां का दिख रहा है, तो इट वुड सॉर्ट ऑफ हमारा जो रेवेन्यू है आईटी फर्म्स का, आईटी सेक्टर का, इट वुड डेफिनेटली सी अ हॉल्ट हियर। ओके, तो ये चीज यहाँ पे एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है, जो प्रीलिम्स में भी एक स्टेटमेंट आपकी आ सकती है। ठीक है, in the traditional banking, foreign banks have a small presence in India. Credit Suisse does not figure in the top 10 among foreign banks in terms of asset base. ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपके prelims में लिखा है। खैर अब तो ये irrelevant हो जाता है ये वाली statement तो। Established in India in 1997, okay, इंडिया में 1997 में आया था ये। इनके offices है मुंबई, पुणे and गुड़गांव, with vendor offices in Bengaluru, हैदराबाद एंड कोलकाता। इंडिया अकॉर्डिंग टू द बैंक represents, तो बैंक के हिसाब से अगर हम देखें उनकी वेबसाइट पे जाएं तो हमें पता चलता है कि इंडिया उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है आउटसाइड स्विट्जरलैंड। ठीक है, एंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर द बैंक ग्लोबली। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जो मैन पावर है, यहाँ से बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अराउंड 12,000 to 15,000 पीपल भारतीय जो है वो ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो क्रेडिट स्वीज है वो ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, रिमोट जॉब्स हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। Unlike the banks that failed in the US over the weekend, Credit Suisse is a global lender with assets worth over 525 billion Swiss francs, यानी कि डॉलर 570 बिलियन एट द एंड ऑफ 2022। तो अगर हम इनके बेसिकली शेयर प्राइस में फॉल देख रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे डेफिनेटली SBB से ज़्यादा है। देयर कुड बी अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑन ऑफ ग्लोबल रेगुलेटरी एक्शन इन द वेक ऑफ ऑल द बैंक फेलियर सच एज पॉज एंड रेटिंग हाइक। जैसे कि हमने देखा अब यूएस फेडरल रिजर्व अपना जो भी उनका स्टैंड था उस पर हॉल्ट लगा देगा, फिर उसके बाद RBI को भी कुछ उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, हमें भी तो इन्फ्लेशन कर्व करनी थी, तो इसीलिए हम अपना रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, पर शायद अभी हमें भी उसको रोकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द US फेड, है ना। बट डीपनिंग बैंकिंग क्राइसिस इन द US और EU could mean fresh troubles for lenders in other geographies including India and slow down economic recovery। सबसे बड़ी बात, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें तो ऑलरेडी हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे बताती हैं कि 2024 तक तो वर्स्ट ही केस सिनारियो रहने वाला है। तो इस तरह के क्राइसिस और इमर्ज होते रहेंगे। तो पहले ही आप जानते हैं पैंडेमिक आया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमने देखी, फिर उसके बाद ये बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो गए हैं। सो वी आर नॉट विटनेसिंग नॉर्मल ईयर्स। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा कि पहला नॉर्मल ईयर ये होगा, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसे और बड़े कोलैप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम भी इम्पैक्ट हो, जो बहुत अनलाइकली है बट स्टिल, तो ये फिर अगेन एक अबनॉर्मल ईयर बन जाएगा। ओके, जापान साउथ कोरिया समिट, व्हाट हैज केप्ट द टू अपार्ट। अब देखिए आप जानते हैं ये चीज यहाँ नहीं लिखी, लेकिन मैं कनेक्ट कर रही हूँ एक रीसेंट न्यूज जो हमने डिस्कस की है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने क्या देखा था, और अगेन एक और चीज, क्योंकि जो जापान और साउथ कोरिया के समिट है या जापान और साउथ कोरिया के बीच में हम नाइसनेस देख रहे हैं रिसेंटली, और जो इनके रिलेशंस ठीक होते देख रहे हैं, तो आपको जो जापान इंपीरियलिज्म है ना, वो अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ के जाना है, क्योंकि जो जापानीज इंपीरियलिज्म के समय में जो दिक्कतें आई उसी वजह से साउथ कोरिया और जापान के रिश्ते आज तक खराब हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था। ओके, तो ये आपके GS1 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में रिसेंटली हमने एक न्यूज आर्टिकल देखा था जिसमें हमें ये पता चला था कि साउथ कोरिया ने कहा है कि जब हम बेसिकली जब जापान चला गया उसके बाद उन्होंने हमें कुछ पैसा दिया था, जो अभी हम देखेंगे टेक्निकलिटीज उसकी, कुछ पैसा दिया था, उस पैसे की वजह से डेफिनेटली बहुत सारी हमारी कंपनीज जो थी उन्होंने
एनहांसमेंट उनका हुआ, उनका बेटरमेंट हुआ, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, तो उन तरह की कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं अब वो एक कॉम्पनसेशन देंगी जो हम जो फोर्ज लेबर में धकेला गया था जापानीज इंपीरियलिज्म के दौरान जापान द्वारा, हमें उन लोगों को हम कॉम्पनसेट कर देंगे। उसमें से 3 लोग जिन्होंने पिटिशन डाली थी आज भी जीवित हैं, आई थिंक उसमें से 2 विमेन हैं जिनको बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन में और इस तरह फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया था। तो वो कह रहे हैं कि देखिए ये क्या हुआ, एक्चुअल में कॉम्पनसेशन किससे आनी चाहिए और अपॉलॉजी कहाँ से आनी चाहिए, जापान से, क्योंकि गलत उन्होंने किया, लेकिन कोरिया ही खुद के लोगों को फंड कर रही है, उन्हीं की कंपनीज। तो वो तीनों ये कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज लाइक बेगिंग, वी डोंट वांट इट, वी वांट अ फुल फ्लेज्ड अपॉलॉजी फ्रॉम जापान। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक रीसेंट न्यूज आर्टिकल है जो आपके दिमाग में होना चाहिए इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जापान और साउथ कोरिया ने अग्री किया है कि हम अपनी रेगुलर विजिट्स को रिज्यूम करेंगे, यानी कि लीडर ऑन लीडर जो विजिट्स होती हैं। ओके, और साथ ही में जो हमारा एक ट्रेड डिस्प्यूट है उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस को चाहिए कि सारे जितने भी उनके अलाइज हैं दे कम टुगेदर। ओके, दे कम। अब देखिए यूएस ने अपने पार्ट पे ये जो आप वेस्टर्न अलायंसेस देख रहे हैं, तो अगर जो आप जो पाइपलाइन थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी, जिसका सैबोटाज हमने देखा और जिसका जो शक है ऑफ कोर्स यूएस पे जाता है, क्योंकि अगर वो यूएस ना करता, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो जर्मनी है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी नेचुरल गैस के लिए रशिया पे, है ना। तो वो कभी भी रशिया के खिलाफ कुछ बोलती ही ना। पर अब क्योंकि वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसके बाद कोई रीजन नहीं बचा कि वो रशिया पे निर्भर रहे हैं या कुछ भी, तो दे ऑल कुड कम टुगेदर। तो यही काम यूएस इस समय दोबारा कर रहा है। ट्रम्प के समय पे हमने ये चीजें देखी थी कि बिखर रही थी, तो उन्होंने ये चीजें बोलनी शुरू हो गई थी कि नेटो का हम क्यों पैसा भरें, इनको भी भरना चाहिए। पर बाइडेन हैज बीन वेरी कॉशियस अबाउट इट कि नहीं, दे वांट यूरोप एंड हेंस ही इज रैलिंग देम बिहाइंड हिज कंट्री। ओके, तो वहां पे हमने कंसोलिडेशन देखा। वैसे ही एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक और इस रीजन में बेसिकली जो यूएस के अलाइज हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो वो चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई दिक्कतें ना हो, एटलीस्ट यहाँ कंसोलिडेशन रहे। ओके, तो इसीलिए सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वो यूएस के लिए है, मोर देन फॉर दीज 2 कंट्रीज। ओके, द 2 यूएस अलाइज हु हैव बीन एट ऑड्स। अब देखिए आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो सबसे बड़ा कंसर्न्स हैं, अब देखिए क्या है कि ये है कि दोनों में इतनी दिक्कतें के बाद भी व्हाई आर दे कमिंग टुगेदर, बिकॉज दे हैव शेयर्ड कंसर्न्स, बिकॉज दे हैव नॉर्थ कोरिया विच इज डेफिनेटली एक ऐसा देश जिसपे हमें डेफिनेटली शक है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओके, वो आए दिन कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करते रहते हैं और उस तरह जो रेंज है वो यूएस तक जा सकता है, उनका ये कहना है। ठीक है, तो एंजाइटी डेवलप होती है इससे बहुत ज्यादा। ओके, और साथ ही में फिर एक चाइना भी है इनका नेबर। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया की वजह से जो दोनों कंट्रीज के लिए शेयर्ड कंसर्न्स है, अपनी पुरानी बातें भुला के दे हैव सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह के मेजर्स पहले भी लिए गए थे, बहुत सारी डिप्लोमेसी के राउंड पहले भी हुए थे रिश्ते सुधारने के लिए, पर बहुत सारे जो इश्यूज थे वो अनरिजॉल्व ही रह गए थे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 35 ईयर्स के लिए कोरियन पेनिनसुला को जापान ने कोलोनाइज किया था। ओके, 1910 से लेके 1945 तक। ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है। इन 35 इयर्स के समय में क्या हुआ था, जापान ने अपने जापानीज नेम्स थोपे थे कोरियंस पे, और अपनी लैंग्वेज इम्पोज की थी कोरियंस पे, और बहुत सारे लोगों को फोर्स्ड लेबर में धकेला गया था जो उस समय की जापानीज कंपनी थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑफ कोर्स इतना भी समय नहीं हुआ 1910 को। ओके, तो और बहुत सारे विमेन को फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया था मिलिट्री ब्रॉदल्स में, और चाहे वो बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 हो या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 हो, तो ये सब कुछ हमने देखा था। और देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हुआ, फिर जापान ने पे किया था $800 मिलियन इन सारी का भुगतान करने के लिए अपनी गलतियों का, साउथ कोरिया की मिलिट्री रन गवर्नमेंट जो 1965 में थी। लेकिन इस मनी को मिलिट्री द्वारा कभी भी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया था टू विक्टिम्स तक तो ये पहुंचा ही नहीं था जिनके रेपरेशंस के लिए मिला था। तो फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे 1995 पे सीधा ये जंप कर गए, लेकिन यहाँ पे 1995 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ और यहाँ पे
अपोलॉजीज जापान की तरफ से आई थी, जैसे 1993 में आई थी। तो 1993 में क्या हुआ था, एक कैबिनेट सेक्रेटरी थे कोनो, 1993 में जापानीज कैबिनेट सेक्रेटरी कोनो, उनने पब्लिकली अपोलोजाइज किया था कि जो जापान की आर्मी का बिहेवियर था वर्ल्ड वॉर 2 में, आप देख रहे हैं ना, कंफर्ट वुमेन जो प्रोस्टिट्यूट्स ब्रॉथल्स में होती थी, मिलिट्री ब्रॉथल्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो उन्होंने अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जापान की सरकार गलत थी, हमने कोलोनाइजेशन किया वो गलत था। उन्होंने कहा कोलोनाइजेशन तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर हम देखें इसका इंटरप्रिटेशन निकालें, पर आर्मी गलत थी, आर्मी ने जो भी कुछ किया इट वाज रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने अपोलोजाइज किया था 1993 में, ओके। और उन्होंने बोला, रिकग्नाइज किया था कि जापान की आर्मी का जो कोर्सिव एक्शन था उस समय, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इन एक्सप्लॉइटिंग दीज कंफर्ट वुमेन, है ना। तो ये सारी चीजें, बट ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो इसे दोनों ने ही क्रिटिसाइज किया, चाहे वो जापान हो या साउथ कोरिया हो। जापान ने इसीलिए क्रिटिसाइज किया था कोनो की स्टेटमेंट को, क्योंकि उनको लगा ये अननेसेसरी थी, सब कुछ सही तो चल रहा था, क्या ही जरूरत थी अपोलोजाइज करने की। लेकिन अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के लिए ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ आर्मी का पक्ष बोला, और वो भी कोई फुल फ्लेज अपोलॉजी थोड़ा थी, कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और साथ ही में आपको एक और बात अगर मैं बताऊं, 2007 में जब प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे आए, है ना, तो उनके केस में भी उन्होंने कोनो की स्टेटमेंट को डिनाउंस किया था। उन्होंने कहा था देयर इज लैक ऑफ एविडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें विमेन को सच में कोर्स ही किया गया था इनटू दिस बिजनेस, मे बी उनका खुद का कंसेंट हो, ये वो, है ना, ऐसी सारी चीजें उन्होंने कही। और आबे का स्टैंड यही था मोर और लेस। लेकिन फिर उसके बाद 1995 का समय आता है। 1995 में जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोमीची मुरायामा, तो तोमीची मुरायामा ने सेकंड अपोलॉजी इनकी तरफ से आई, कैबिनेट सेक्रेटरी की हमने देख ली, लेकिन जो ट्रू अपोलॉजी है ना, वो हम 1995 की, इसीलिए इन्होंने शायद इसी को मेंशन किया, 1995 की इस अपोलॉजी को ही गिनते हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार का, गवर्नमेंट का कोलोनियल रूल और एग्रेशन को एक्नॉलेज किया था जो उस समय में हुआ था, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी कहीं ना कहीं क्राइम्स अगेंस्ट कंफर्ट वुमेन, ये भी जिसे हम मुरायामा स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मुरायामा स्टेटमेंट ये है बेसिकली जो जापान की ओनली ट्रू अपोलॉजी आज तक मानी जाती है। लेकिन आबे ने कहीं ना कहीं बोला था कि अग्रेशन वर्ड सही नहीं है, उन्होंने फिर भी इससे खुद को सेपरेट किया था एंड ऑल ऑफ दैट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द टू साइड्स आल्सो हैव लॉन्ग स्टैंडर्ड टेरिटोरियल। अब देखिए एक और चीज, यूजुअली आप क्या समझते हैं ना कि जो भी आइलैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ चाइना ही करती है, साउथ चाइना सी में एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में भी कुछ इस तरह के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ओवर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जिसे कंट्रोल करता है साउथ कोरिया अभी, लेकिन क्लेम करता है जापान, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं उन्होंने बेटर टाइज पहले भी सुधारने की कोशिश की है, अपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। 2004 में लीडर्स ने रेगुलर विजिट शुरू कर दी थी, पर 2012 में खत्म हो गया रेगुलर विजिट का सिलसिला। क्यों हुआ? क्योंकि जो उस समय के साउथ कोरियन प्रेसिडेंट थे, ओके, ली म्यूंग बाक, तो उन्होंने वो कहाँ चले गए, इन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पे चले गए जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं, पर क्लेम करता है जापान। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि यहाँ पे फ्यूर चढ़ गया। फिर उसके बाद दोबारा टेंशन एस्केलेट हुई हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जापानीज जो अब गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 10 सालों में, उन्होंने जैसे आबे का मैंने बताया आपको, तो वो खुद को नहीं पार्ट मानते, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अब कोई अपोलॉजी इस तरह की नहीं होगी। एंड उन्होंने वाइट वॉश करने की कोशिश की है जापान के वॉर टाइम एट्रोसिटीज को। स्पेशली देखिए 2008 में क्या 18 में क्या हुआ था, ये भी हमने डिस्कस किया है। 2018 में साउथ कोरिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर किया था कि जापान की जो कंपनीज हैं, निपन स्टील और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, ये कॉम्पेंसेट करेंगे फोर्स लेबर विक्टिम्स को, ओके। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं करेंगे, खुद कर लो आपने जो भी करना है। तो ये सारी, फिर देखिए जब 2018 में साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट लेके आई, तो 2019 में इसी का एक जापान की तरफ से आप कह सकते हैं रिटालिएशन आया। 2019 में क्या किया इन्होंने, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दी, जो एक्सपोर्ट केमिकल्स के हुआ करते थे साउथ कोरिया को जापान से, उस पर कंट्रोल लगा दिया। जैसे ये जो केमिकल्स थे, इट वाज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्लेज इन स्मार्टफोन्स एंड अदर हाई टेक डिवाइसेस, सो दैट वाज स्टॉप्ड। तो ये भी एक ट्रेड डिस्प्यूट है इनके बीच में। सो व्हाट्स एट स्टेक फॉर द रीजन, इम्प्रूव्ड टाइज बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान could pave the way for the two US allies to cooperate more closely on shared security concerns related to China and North Korea. पर इन सारी दिक्कतों को भुला के अगर ये साथ आ जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो यही है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के खिलाफ एक कंसोलिडेटेड आप
ऑपोजिशन दे पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ जो यहाँ रह गई है, जापान साउथ कोरिया रिन्यू रिलेशनशिप टोक्यो समिट। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, ही सेड द कंट्रीज एट अग्री, तो कंट्रीज ने अग्री किया है कि हम डिफेंस डायलॉग भी रिज्यूम करेंगे, वाइज मिनिस्टीरियल स्ट्रेटेजिक टॉक्स को भी रिज्यूम करेंगे, और हम साथ ही में जो ट्राइलेटरल टॉक्स हुआ करती थी जापान साउथ कोरिया और चाइना के बीच में, उनको भी रीस्टार्ट करेंगे। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है दैट द कंट्रीज आर पार्टनर्स दैट मस्ट कोऑपरेट ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज एंड ग्लोबल एजेंडाज। ओके, अब देखिए हम बाकी अगर आर्टिकल्स डिस्कस करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस के, कोलिजन सेंड्स मैसेज टू बीजिंग, इंडियन नेवी जॉइंस ड्रिल्स इन द पैसिफिक। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज है, द यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा। अब देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, जो यूएस की नेवी कंडक्ट करती है 2015 से, ये इसमें पार्ट ले रही है। ऑफ कोर्स यूएस तो लेगी ही, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, और जापान साउथ कोरिया भी हमने रिसेंटली समिट में भी देखे हैं, तो यहाँ पे हम इनकी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ जॉइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो वहां पे एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर है उसका बहुत बड़ा रोल है, हो चुका है। तो उसमें कॉम्बैट रेडीनेस को टेस्ट करना, इसमें क्या है, सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट्स अ कंपटीशन। ठीक है, इन ड्रिल्स में तो ये कंपटीशन है, जो भी कंट्री जीतती है, मोस्ट पॉइंट्स को अटेन करती है, वो घर लेके जाती है ड्रैगन बेल्ट। ठीक है, तो इट इज अ कंपटीशन, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और साथ ही में वही चीज लिखी है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बिल्कुल ड्रिल होता है, अरे असल एकदम वैसी सिचुएशन हो जाएगी तो क्या करेंगे आप, यू विल हैव टू ट्रैक अ यूएस नेवी सबमरीन, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग हियर। और साथ ही में लेकिन आपको एक और चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि एक एक ड्रिल तो चाइना भी कंडक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है, सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 एक्सरसाइज, ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है, चाइना, और आई थिंक चाइना, ईरान और रशिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि दिस वुड हेल्प डीपन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज नेवीज एंड इंजेक्ट पॉजिटिव एनर्जी इनटू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी। अब देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट पासेस पेंशन रिफॉर्म बिल विदाउट एनी वोटिंग। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस का क्या कहना है कि हमें बेसिकली एक बिल लेके आए थे, इसकी वजह से हमने बहुत सारी प्रोटेस्ट देखी फ्रांस में। ये बिल क्या कर रहा है, रिटायरमेंट एज को 2 साल बढ़ा रहा है, 62 से 64 ईयर्स पे कर रहा है। इससे क्या होगा, पेंशन बर्डन कम आएगा। आप रिटायर लेट होंगे तो 2 साल पेंशन बर्डन आगे बढ़ गया, राइट। तो ये चीज करने की कोशिश कर रहा है। तो वही चीज यहाँ था कि इट डज नॉट बर्स्ट आउट, राइट, पेंशन का बर्डन। तो लेकिन क्या हुआ, इतने प्रोटेस्ट और इतना सब कुछ होने के बावजूद इस बिल को पास करना था। तो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, ओके, एलिजाबेथ बॉर्न यूज अ स्पेशल प्रोसीजर। तो इसको करने के लिए उन्होंने वोटिंग ऐसा वगैरह कुछ नहीं किया, ऑपोजिशन भी तो होगी पार्लियामेंट में, उन्होंने इसको एस्केप करते हुए एक स्पेशल, यहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 49.3, इसको इन्वोक किया, जिसमें बेसिकली आप वोट को स्किप कर सकते हैं अगर कोई बहुत अच्छे रिफॉर्म मेजर्स आपको लाने हैं, तो उसको यूज करके दे हैव सॉर्ट ऑफ स्किप्ड द वोटिंग प्रोसीजर, और उन्होंने इस बिल को पास किया है। ये चीज आप देख सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या दिखाता है कि जो मैक्रन है, मैनुअल मैक्रन प्रेसिडेंट, वो और उनकी सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई कि वो एक पार्लियामेंट में मेजोरिटी को गार्नर कर पाए। और बिकॉज ही इज नोन टू बी अ सेंट्रिस्ट प्रेसिडेंट, ना ही लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट, तो वो सबका सपोर्ट गार्नर करना जानते हैं, बट हियर समहाउ ही फेल्ड। ये चीज हमें पता चल रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आई थिंक एक आर्टिकल है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर डायल्स की वर्ल्ड नीड्स टू क्रिएट कंडीशंस फॉर टॉक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही रेयर फोन कॉन्वर्सेशन हमने देखी है यूक्रेनियन काउंटर पार्ट और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे चिनगांग ने फोन करते हुए कहा है कि देखिए बीजिंग बहुत कंसर्न है, ओके, ये भी जो भी कुछ हो रहा है इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल और आपको टॉक्स करनी चाहिए, दिस इज ओनली द पॉलिटिकल सिचुएशन और सोल्यूशन
ओके यही एक सोल्यूशन है, वही जो इंडिया का स्टैंड है ना कहीं इनका भी स्टैंड है। तो चाइना हैज ऑलवेज upheld an objective and fair stance on Ukraine issue, has committed itself to promoting peace and advancing negotiations, and calls on the international community to create conditions for peace talks. ये सारी चीजें वही KCPT लिखी हैं। Okay, it's not very important. US puts out video of Russian war jet dumping fuel on Black Sea drone। आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में देखिए क्या है कि रशिया चाहता है कि वो ये चीज़ एस्टैब्लिश कर दे कि ये जो वॉर है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है केवल, इसमें यूएस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। okay, directly involved hai. In fact, this is a war between US, the West and Russia. It's just not about Ukraine and Russia. तो इसलिए जो अभी recently हमने फ्यूल डंपिंग एक्सरसाइज देखी है यहाँ पे, और तो उसके माध्यम से बेसिकली उनका ये कहना है कि ड्रोन वाज प्रेजेंट देयर। ड्रोन अगर यूएस का एक वहाँ प्रेजेंट था, रशिया कहता तो इसका मतलब वो है ना इस फाइट में इन्वॉल्व, इस तरह की चीज़ें। पर यूएस कुछ और कह रहा है, यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया जानबूझ के ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एस्टैब्लिश करना चाहता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें अब यूएस ने क्या किया है, और यूएस ऑफ कोर्स ये दिखाना चाहता है कि रशिया रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी तरह की इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, इंटरनेशनल एयर स्पेस के रेगुलेशंस को नहीं मानता। ये चीज़ एस्टैब्लिश वो कम्युनिटी के सामने उनका बिल्कुल लेजिटिमेसी खत्म करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो इसलिए पेंटागन ने क्या किया है, यूएस ने रिलीज की है एक फुटेज, जिसमें यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एक रशियन एयरक्राफ्ट है। ओके, आप जानते हैं SU-27 रशियन एयरक्राफ्ट क्या करता है, MQ-9 ड्रोन जो है उसको अप्रोच करता है पीछे से, ठीक है, और फिर अपना फ्यूल रिलीज करने लग पड़ता है एज इट पासिस। क्यों करता है फ्यूल रिलीज, इससे क्या होगा कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्रोन के, MQ-9 ड्रोन के, वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे, राइट। तो इससे ऑफ कोर्स जब आप देख नहीं पा रहे, कुछ समझ रहे हैं आप, यू वुड गेट ब्लाइंडेड, राइट। तो इससे क्या होगा कि यू वुड बी ड्रिवन आउट ऑफ द एरिया, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरी बार भी अप्रोच होता है, लेकिन पता नहीं सेम जेट है या कोई और फाइटर जेट है रशिया का, वी डोंट नो दैट। पर फिर एक सेकेंड अप्रोच भी होता है जिसमें MQ-9 का यू शैडो इट, ओके, स्ट्रक द ड्रोन्स प्रोपेलर, फिर आप ड्रोन के प्रोपेलर को स्ट्राइक करते हैं, डैमेजिंग वन ब्लेड, है ना। ये सब कुछ बेसिकली उस क्लिप में दिखाया गया है। तो यूएस मिलिट्री का ये कहना है कि इसीलिए हमें मजबूरन डिच करना पड़ा, क्योंकि गिर गया ना उसके बाद MQ-9 रीपर को इन द सी, क्योंकि रशियन फाइटर जो था इट वाज मेकिंग एन अनसेफ इंटरसेप्ट ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। रशिया ने कहा कि देखिए हमारे जो वॉर प्लेन्स हैं, हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया किसी भी ड्रोन को, और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल था वो बेसिकली इसीलिए नीचे गिरा सी में, बिकॉज ऑफ अ शार्प मनूवर ओवर द सी। इतनी तेज वो उन्होंने एक शार्प मनूवर किया, मूवमेंट की, उस वजह से, ठीक है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और साथ ही में जब बेसिकली रशिया से ये पूछा गया, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि क्या आप ड्रोन के डेब्रीज को रिकवर करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी मिलिट्री को ज़रूरत लगेगी कि कुछ अगर प्रूव करना है, एस्टैब्लिश करना है, उसके फ्रेगमेंट्स को हम रिकवर करेंगे। ओके, टू सेट्स ऑफ रूल्स इन द हाउस। अब देखिए हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो अब GS2 में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड नहीं है। जैसे बहुत रिसेंटली 2022 के GS2 के पेपर में हमने नेशनल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन देखा था, तो वैसे ही आप जानते हैं कि एक शब्द है जो बहुत यूज किया जा रहा है, ट्रेजरी बेंचेस वर्सेस ऑपोजिशन, है ना। पहली बात तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डू यू रियली थिंक कि पार्लियामेंट में ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, या दोनों की डिफरेंट कंसर्न्स हैं, या दोनों के डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ भी। या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, डू यू रियली फील दैट पार्लियामेंट इज डिवाइडेड बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन, है। तो फिर आप ट्रेजरी बेंचेस के कंसर्न्स लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ऑपोजिशन के कंसर्न्स लिखेंगे, आर दे ट्रीटेड डिफरेंटली और नॉट। डोंट गो पॉलिटिकल, बट ऑफ कोर्स राइट फैक्ट्स, राइट द रीसेंट फिनोमिनन्स हैपनिंग, है ना। क्या लिखेंगे आप, ऑपोजिशन देखिए। अब ट्रेजरी बेंचेस के बारे में तो जानते ही हैं, सरकार जो चीज़ें बोलती है, नेशनल सिक्योरिटी, दिस दैट, है ना, ये सब कुछ आप जानते हैं। पर क्योंकि अब ये आर्टिकल आया है तो हमें एक मौका मिला है कि हम देखें कि ऑपोजिशन क्या सोचती है और ऑपोजिशन क्या कंसर्न्स। देखिए आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, अगर मैं इस आर्टिकल को ना भी पढूं, तो अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आता है, तो मैं रिसेंटली जो प्रिविलेज मोशंस लिए गए हैं 12 MPs के खिलाफ जो जारी किए गए थे, उसका एग्जाम्पल लिखूंगी, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बेसिकली ये जो मोशंस निकाले गए, फिर उसके बाद, और
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, पर उनके खिलाफ इस तरह के प्रिविलेज मोशंस नहीं आते। और क्या मैं लिख सकती हूँ कि कैसे डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है ऑपोजिशन के, क्या पार्लियामेंट में कंसर्न्स हैं, एक तो प्रिविलेज मोशन, और उनकी जो एक्सपंज की गई हैं स्पीचेस को। रिसेंटली हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की स्पीचेस को एक्सपंज होते देखा, फिर मिस्टर राहुल गांधी की स्पीचेस को एक्सपंज होते देखा। तो आप नाम मत लिखिए, पर एक्सपांशन वाला भी तो एक कंसर्न लिख सकते हैं। हम ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और आप ये लिखेंगे। इसके बिना रिसेंटली अगर शब्द भी लिखा हो आपके क्वेश्चन में कि रिसेंटली हम देख रहे हैं दिस, तो रिसेंट में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप कि जेपीसी की डिमांड हुई लेकिन sort of was not paid heed to। और साथ ही में और क्या लिख सकते हैं, राज्यसभा में अभी रिसेंटली जो कमिटीज हैं, स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उसमें जो वीपी हैं यानी कि चेयरमैन है, उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ, तो दैट sort of ऑपोजिशन से कंसल्ट नहीं किया गया था। ये सारी कुछ कुछ रिसेंट चीजें हैं जो इमर्ज होके आ रही हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमें कुछ एडिशनल पता चलता है तो। अब वही चीज़ यहाँ पे प्रिविलेज मोशन लाया गया था अगेंस्ट 12 एमपीज। क्यों? क्योंकि ये रीज़न दिया गया कि बजट सेशन के दौरान उनका जो कंडक्ट था वो काफ़ी डिसऑर्डरली था। ओके, और साथ ही में एक राज्यसभा एमपी को सस्पेंड भी किया गया और एक प्रिविलेज मोशन भी लाया गया उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रोसीडिंग्स थी हाउस की, उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था स्मार्टफोन में अपने, है ना। तो ये भी चीज़ हमने देखी। और साथ ही में अगर हम राज्यसभा बुलेटिन को देखें जो पब्लिक डोमेन में पब्लिश्ड है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है तो उन्होंने, राज्यसभा के चेयरमैन ने एक प्रिविलेज मोशन भी सीक किया है अगेंस्ट एन एमपी फ्रॉम आम आदमी पार्टी। क्यों? अब देखिए, जब आप प्रिविलेज मोशन लिख रहे हैं ना, तो उसके रीजन लिखिए, सब पॉइंट्स बना के कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे। क्योंकि ऑपोजिशन को जो दिक्कत है वो इस बात से है कि प्रिविलेज मोशन तो ठीक है, पर आप ग्राउंड्स बहुत बिजार दे रहे हैं। ठीक है, जैसे डिसऑर्डरली कंडक्ट, एक सब पॉइंट लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिए कि फॉर रिपीटेडली सबमिटिंग आइडेंटिकल नोटिसेस सबमिट कर रहे हैं, एक जैसी बिल्कुल लैंग्वेज होती है, वही इश्यूज आप बार बार नोटिसेस सबमिट करते रहते हैं, अपना कंसर्न सबमिट कर सकते हैं एमपी, राइट। तो वो नोटिसेस, ऐसा क्या है ना कि नोटिसेस को बार बार सबमिट करना भी पड़ता है। क्यों? और आइडेंटिकल, क्योंकि अगर आपका वही इशू है तो आप आइडेंटिकल ऑफकोर्स सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही में बात क्या है कि नोटिस को आइडेंटिकल कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ आपने लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार नोटिस है ना, वो लैप्स हो जाते हैं, उनकी कुछ लाइफ होती है, टाइम लिमिट बहुत छोटी होती है उनकी, तो उसके बाद दोबारा उन्हें जारी करना पड़ता है ना। तो ये कुछ कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से, तो आप ऐसे सब पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, सबमिटिंग आइडेंटिकल नोटिस, है ना, और डिसऑर्डरली कंडक्ट, और इस तरह के बेसिस पे वी आर सीइंग प्रिविलेज मोशंस। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है? प्रिविलेज मोशन, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सर्टेन प्रिविलेजेस, आप जानते हैं, राइट्स एंड इम्यूनिटीज दोनों हाउसेस के लिए और बाकी उनके मेंबर्स के लिए भी, ताकि वो अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो अगर इन राइट्स और इम्यूनिटीज को वायलेट किया जाता है तो इसको हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। तो पार्लियामेंट के पास हर वो राइट है ताकि वो इस तरह के ब्रीचेस को पनिश कर सके, और इसीलिए पनिश जब करना हो किसी को तो प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, थैंक गॉड आई रिमेंबर, जो आपका ट्रेजरी बेंचेस, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ट्रेजरी बेंचेस। तो देखिए, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में है ना हाउस ऑफ कॉमन्स, एग्जैक्टली वही तरह की प्रैक्टिस इंडियन पार्लियामेंट में भी फॉलो होती है। तो जो हमारे स्पीकर हैं फॉर एग्जांपल, तो स्पीकर के जो राइट हैंड पे, राइट ऑफ द स्पीकर जो बेंच है, ठीक है, वो ट्रेडिशनली रिजर्व किए जाते हैं सीनियर लीडर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर यूनियन मिनिस्टर्स के लिए। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, जो वो वहां बैठते हैं, सरकार वहां बैठती है, इसीलिए हम ट्रेजरी बेंच कहते हैं। जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट रो ऑफ सीट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्पीकर, ओके, उसे हम ट्रेजरी बेंच कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्रेजरी बेंच यूजुअली कोलोकली तो हम इसे सरकार को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। हाउ इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रेज? अगर देखिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, या तो जो एमपी है वो खुद कर सकते हैं, या फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो खुद भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर वो, जैसे अभी हमने ऊपर देखा आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने उनके एमपी के खिलाफ उन्होंने सीक किया है प्रिविलेज मोशन। द क्वेश्चन ऑन आइदर कैन बी कंसिडर्ड बाय द हाउस और कैन बी रेफर टू द कमिटी। तो वही, या तो हाउस खुद कंसिडर कर ले कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है कि नहीं, है ना, या फिर क्या होगा, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस जो है उनको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, उन्होंने राज्यसभा की वेबसाइट पे बताया है कि
70 केसेस में से 66 केसेस वर रेज्ड बाय एमपीज ओनली, पर जो 4 केसेस हैं वो चेयरपर्सन ने खुद से रेफर किए थे। और साथ ही में आप ये देखेंगे कि पिछले 1 महीने में जो 3 केसेस हैं वो खुद चेयरपर्सन ने यानी कि जगदीप धनखड़ जी ने रेज किए हैं। तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चलती है शिफ्ट, ओके, कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस चेयरमैन की तरफ से ज्यादा आ रहे हैं। सो मे बी यू गेट अ क्वेश्चन कि क्या हम एक एक्टिविस्ट स्पीकर और एक एक्टिविस्ट chairman goes against the precepts of parliamentary democracy? You can get this question. Although it might sound a little bit political, you can't go that way. पर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी आते हैं कि क्या प्रेसिडेंट रबर स्टम्प है ना, रबर स्टैम्प है, या फिर क्या एक्टिविस्ट जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो इस पे भी तो आप आंसर लिखते ही हैं, तो क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि क्या हम एक एक्टिविस्ट चेयरपर्सन या फिर एक एक्टिविस्ट स्पीकर देख रहे हैं। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट कि जगदीप धनखड़ जी इज बिन इन न्यूज फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट केशवानंद भारती थिंग, एंड देन अगेन फॉर दिस एक्सपंक्शन, एंड देन अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी के खिलाफ जो उन्होंने बोला कि इफ आई डोंट सॉर्ट ऑफ कंडोन इट, ऐसे कुछ उन्होंने बोला कि अगर मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ा हूँगा तो आई वुड फाइंड माई सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भी बहुत सारी बातें अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी उन्होंने बोला कि जो एनजैक नहीं आया, तो ये सारी बातें इस वजह से हम देख रहे हैं। तो यू शुड हैव योर पॉइंटर्स एंड गुड मटेरियल रेडी ऑन दैट, ओके। तो वही चीज़ व्हेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल आर, तो इन्होंने कहा है कि देखिए इनका ये कहना है कि माइक्रोफोन्स को म्यूट कर देना, सांसद टीवी को सेंसर कर देना और एक्सपंक्शंस जो हम देख रहे हैं, तो हमें जो एमपीज हैं दे नथिंग बट वॉइस ऑफ द पीपल, सो you're silencing the voice of the people. This is what this particular MP is saying, okay. तो वही सारी, तो इसीलिए जब आप हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते तो फिर क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए इनोवेटिव वेज ढूंढने पड़ते हैं। तो इसी तरह के इनोवेटिव वेज पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि आज की ऑपोजिशन ये सब कुछ करती है जो हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए आप ही की पार्टी से हम बताते हैं, जो सुषमा स्वराज जी थी उन्होंने कहा था कि not allowing parliament to function is also a form of democracy like any other form. तो कभी कभी पार्लियामेंट को फंक्शन ना करने देना is definitely a form of democracy. मे बी जो पार्लियामेंट है वो सही तरह से फंक्शन ना हो रहा हो, मे बी आप बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस ला रहे हो, मे बी आप आप कोई भी कमिटीज को नहीं फंक्शन करने दे रहे, तो इस वजह से टू रजिस्टर योर प्रोटेस्ट दिस वे इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ये सुषमा स्वराज जी ने कहा था। ऐसे अरुण जेटली जी ने भी कहा था, देयर आर ओकेजन्स व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट ब्रिंग्स ग्रेटर बेनिफिट्स टू द कंट्री, आवर स्ट्रेटजी डज नॉट परमिट अस टू अलाउ द गवर्नमेंट टू यूज द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, ओके। तो इन्होंने कहा कि देखिए जब हमने जेपीसी की मांग की और ये सब वगैरह किया तो हम भी तो पार्लियामेंट्री चीज ही कर रहे थे, तो फिर हमको क्यों गलत बोला जाता है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर इससे ज्यादा, और साथ ही में क्योंकि आप ऑपोजिशन पे ये क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल आएगा, आई हैव दिस गट फीलिंग कि ऑपोजिशन पे क्वेश्चन आएगा आपके जीएस में, ओके। तो कुछ भी ऑपोजिशन पे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं सीबीआई ईडी यूजिंग ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई ईडी, ये आप लिख सकते हैं, ओके। जस्ट मेक पॉइंटर्स एंड उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ओके। तो उन्होंने वही कहा है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं सरकार के लिए और दूसरे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम बाकी और लोगों के लिए देखते हैं। जापान पीएम सेट टू आउटलाइन ओपन फ्री इंडो पैसिफिक प्लान इन विजिट नेक्स्ट वीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इट्स बिग थिंग। ऑल्दो जब ये होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, पर आप ये जानते हैं कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, ठीक है, उनकी एक स्पीच सबको याद है जो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में दी थी, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, इंडो पैसिफिक के लिए उन्होंने ये बोला था, ओके। तो उन्होंने बेसिकली तब कहा था, ही ऑफ कोर्स वेंट ऑन टू टॉक अबाउट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फिर उसके बाद हम 16 साल बाद इस तरह की स्पीच के हम देख रहे हैं उनके सक्सेसर फूमियो किशिदा, एन आबे लॉयलिस्ट, तो वो ही इज सेट टू अनाउंस अ न्यू प्लान, वो एक नया प्लान अनाउंस करने वाले हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए जब वो भारत आएंगे अगले हफ्ते मार्च 20 से 21 के बीच में। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने इंडिया को चूज किया है अपने नए प्लान को अनाउंस करने के लिए। कहाँ पे अनाउंस करेंगे ये? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक स्पीच पे, ठीक है।
तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फंड किया गया थिंक टैंक है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। तो उस पर अनाउंस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में आके अपने नए प्लान को अनाउंस करना दिखाता है सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया इन दैट स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। ओके, ऑफिशियल्स सेड दैट दिस विल प्लेस इंडिया एट द सेंटर ऑफ द न्यू जापानीज गवर्नमेंट्स प्लान इन कंटिन्यूटी विद आबे's अप्रोच। दिस विल बी किशिदा's सेकंड विजिट इन अ ईयर, क्योंकि एक साल पहले भी हमने देखा था मार्च 19-20। फिर उसके बाद G20 समिट भी हो रही है सितंबर में, तो तब भी आएंगे दूसरी बार एक ही साल में। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इंडिया को चूज किया जा रहा है फॉर अनाउंसिंग हिज न्यू प्लान। ओके, NIOT to set up green self-power desalinization plant in Lakshadweep। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि लो टेम्परेचर थर्मल डीसलाइनाइजेशन क्या होती है। ओके, डीसलाइनेशन तो आपको पता ही है, जब हम सॉल्ट निकालते हैं पानी में से ताकि वो फिट बन जाए बाकी कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। ये LTTD जो आप देख रहे हैं, लो टेम्परेचर थर्मल डीसलाइनेशन, क्या होता है ये एक डीसलाइनेशन टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, आप डिफरेंशियल का एडवांटेज उठाते हैं। डिफरेंशियल का एडवांटेज कैसे? ओके, आप इस तरह से समझिए कि क्या है ना, एक फैक्ट है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट कर सकता है। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि हाई टेम्परेचर होगा, समर्स होती हैं, तो जो पानी है वो इवेपोरेट करता है, लेकिन पानी इवेपोरेट लोअर टेम्परेचर पे भी कर सकता है, पर अगर प्रेशर लो हो तो, ठीक है, लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर वाटर कैन इवेपोरेट। ओके, एम्बियंट टेम्परेचर पे भी, जो आप रूम टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर, आसपास का जो भी नेचुरल टेम्परेचर है उस पर किया जा सकता है इवेपोरेशन। तो यही यहाँ पे लो टेम्परेचर पे थर्मल डीसलाइनेशन करनी है हमें, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई। तो लो टेम्परेचर पे करनी है तो लो प्रेशर बनाओ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये तभी हो सकता है वाटर इवेपोरेट जब आप लो टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे वाटर इवेपोरेट करें तो। ओके, तो इसके लिए हमें लो लो प्रेशर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप्स को यूज करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम वैक्यूम पंप्स को यूज करते हैं, और वैक्यूम पंप्स को कैसे यूज करते हैं, टू क्रिएट अ लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर लो टेम्परेचर एनवायरमेंट। तो इसमें क्या होगा कि देखिए क्या है कि जो हमारे पास सी है, ओशन है, उसमें दो तरह के पानी है, एक तो बिल्कुल जो सरफेस लेवल पे होते हैं और एक डीप सी डेप्थ पे होते हैं, यानी कि 600 मीटर, जिसे हम 2000 फीट के करीब कहते हैं। तो नीचे वाला पानी बहुत ठंडा होगा क्योंकि वो सन से बहुत दूर है, ऊपर वाला पानी बहुत गर्म होगा, तो इनके बीच में एक डिफरेंशियल है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ लिखा है कहीं पे कि डिफरेंशियल कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस का नियरली डिफरेंशियल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला जो वार्म वाला ही वाटर है, हम क्या करते हैं, बिल्कुल एम्बिएंट टेम्परेचर में उसे लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। लो प्रेशर क्रिएट करते ही वैक्यूम पंप्स के माध्यम से तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब हम इवेपोरेशन वाला पानी तो नहीं पी लेंगे, वेपर्स तो नहीं पी सकते हम, तो इसको हमने पानी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कंडेंसेशन करवानी पड़ेगी। तो कंडेंसेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोल्ड वाटर नीचे का वाटर है ना, उसको हम पंप करते हैं थ्रू कॉइल्स, है ना, ताकि वो इस इवेपोरेटेड वाटर को कंडेंस कर सके। तो ये जो कंडेंसेट आता है हमारे पास, ये प्यूरिफाइड वाटर होता है फिट फॉर कंजम्पशन। वही चीज यहाँ पे बेसिकली लक्षद्वीप के केस में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो लक्षद्वीप के केस में एग्जिस्ट तो करती है, पर अभी जो ये वैक्यूम पंप्स है ना, इसका जो फ्यूल आता है वो डीजल से आता है, डीजल पंप्स है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी से पंप करना शुरू करें, जैसे सोलर, विंड, इस तरह से, ठीक है। स्टेपिंग अप, वही चीज यहाँ पे लिखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एट मेकिंग दिस प्रोसेस फ्री ऑफ एमिशंस। ओके, तो ये चीज हम करना चाहते हैं। NIOT आप जानते हैं, इट इज एन इंस्टीट्यूट अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। Okay, thank you so much. Please like the video and just let me check if anything is left here. However, the need for okay, this is also, और डीजल देखिए इन तरह की जगहों पे प्रेशर्स भी बहुत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो डीजल बाकी कामों के लिए यूज आता है, ठीक है। इन तरह के रिमोट आइलैंड्स में फॉर एग्जांपल, तो आप उनको इन कामों में यूज करेंगे तो डीजल बाकी जगहों के लिए रुक जाएगा, और महंगा भी आता है क्योंकि मेनलैंड से लाना पड़ता है। ओके,